नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे शब्द शक्तियाँ। हिंदी का बहुत ही प्रमुख विषय है शब्द शक्तियाँ, तो इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, शब्द शक्ति की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए। यहाँ पर शब्द की शक्ति या शब्द का अर्थगत प्रभाव ही क्या कहलाता है? शब्द शक्ति कहलाता है। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि शब्द की शक्ति क्या है, उसकी ताकत क्या है, या वो किस भाव को व्यक्त कर रहा है, यानी उसका अर्थ क्या स्पष्ट हो रहा है, वो क्या है? शब्द की शक्ति है। परिभाषा देख लेते हैं। शब्द और अर्थ का नित्य संबंध होता है, यानी शब्द के बिना अर्थ की कल्पना नहीं और अर्थ के बिना किसी शब्द की कोई कल्पना नहीं है। दोनों का आपसी संबंध नित्य है, हमेशा बने रहने वाला है। शब्दों द्वारा व्यक्त अर्थ या शब्द के अर्थ का प्रभाव ही शब्द शक्ति है, यानी शब्दों से जो अर्थ स्पष्ट होता है या उसका जो प्रभाव पड़ता है वही शब्द शक्ति है। महाकवि कालिदास ने तो शब्द और अर्थ को शिव एवं पार्वती की भांति सदैव जुड़े हुए भी माना है, यानी दोनों का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है और उससे जो प्रभाव स्पष्ट होता है, शब्द के अर्थ का जो प्रभाव स्पष्ट होता है, वो क्या है? शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति का आधार शब्द है, यानी शब्दों के माध्यम से ही हम उसकी शक्ति, उसके अर्थ को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। अब देखते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, शब्द 3 प्रकार के होते हैं और इन्हीं 3 प्रकार के शब्दों पर शब्द शक्तियाँ आधारित है। जैसे सबसे पहला जो शब्द है वो वाचक शब्द होता है, उससे जो अर्थ प्रकट होता है वो वाच्यार्थ प्रकट होता है और उसकी जो शब्द शक्ति होती है वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति कार्य करती है। उसके बाद है लक्षक। ये क्या है? शब्द है। लक्षक शब्द से जो लक्ष्यार्थ उत्पन्न होता है उसी के माध्यम से लक्षणा शब्द शक्ति का प्रभाव स्पष्ट होता है। उसके बाद व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ निकलता है और इसी से व्यंजना शब्द शक्ति भी स्पष्ट होती है। तो यहाँ पर जो शब्द हैं वो उसके अर्थ के प्रभाव स्वरूप वहाँ पर शब्द शक्तियाँ अपना कार्य करती है, या उसको उसी के अनुरूप हम उसको संबोधित करते हैं या पहचानते हैं। यानी वाचक से जो वाच्यार्थ निकलेगा, वाच्य का अर्थ, उसमें क्या स्पष्ट होगी? अभिधा शब्द शक्ति। लक्षक से जो लक्ष्यार्थ, किसी बात को कहने के लिए जो उसका अर्थ स्पष्ट होगा, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति कार्य करती है। और व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ उत्पन्न होता है और इसी अर्थ में जो शब्द शक्ति होती है वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो ये 3 प्रकार के ही शब्द होते हैं और 3 प्रकार की ही शब्द शक्तियाँ वहाँ पर अपना कार्य करती है या वहाँ पर स्पष्ट होती हैं। तो शब्द शक्तियों को जानने और पहचानने के लिए हमें शब्दों का पहचान होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा शब्द है और वो किस अर्थ को प्रकट कर रहा है, ये हमें यहाँ पर जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले शब्दों को जानते हैं कि वाचक शब्द कौन से होते हैं, लक्षक कौन से होते हैं और व्यंजक कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, शब्द के भेद मैंने बताया कि 3 भेद होते हैं शब्द के: वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। यहाँ पर जो पहला भेद है वो है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों द्वारा सीधा, सरल, लोक प्रचलित, रूढ़ अर्थ अभिव्यक्त हो, अर्थात किसी अन्य अर्थ की कल्पना भी ना की जा सके, उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, कमल, चांद, सूर्य। अब देखिए, यहाँ पर क्या कहते हैं? सीधा भी होना चाहिए और सरल भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जो लोक है यानी संसार है उसमें उसका प्रचार प्रसार हो, उसी का प्रयोग किया जाता हो तथा वो उसके लिए रूढ़ हो, यानी उसमें बदलाव नहीं किया जाए, वो क्या है? वाचक शब्द है। जैसे कमल। अब कमल के फूल को हम कमल ही कहेंगे, इसका कोई और अर्थ हमारे दिमाग में नहीं आएगा। जब हमें कमल का फूल दिखाया जाएगा या कमल के फूल के शब्द को दिखाया जाएगा तो हमें पता होगा कि पानी में खिलने वाला एक बड़ा सा फूल गुलाबी रंग का हो सकता है, सफ़ेद रंग का हो सकता है। वो क्या है? वो कमल का फूल है जो पानी में उगता है या पानी में खिलता है। तो हमारे दिमाग में यही तस्वीर उभरती है। फिर जब चाँद की बात की जाती है तो चाँद से हमारे दिमाग में चाँद ही उभरता है, चाहे वो पूरा है चाहे वो आधा है। हमारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है मन मस्तिष्क पर, पटल पर, वो चंद्रमा की ही बनती है। इसके साथ साथ सूर्य। सूर्य भी हम जब सोचते हैं, सूर्य शब्द बोला जाएगा तो और कोई अर्थ हमारे मन में या दिमाग में नहीं आएगा, हम एक ही अर्थ में इसको ग्रहण करते हैं।
तो ये क्या है, और सारे संसार में इनको इसी नाम से जाना जाता है, यानी लोक प्रचलित है, सीधे भी हैं और सरल अर्थ भी दे रहे हैं। इन शब्दों को समझने के लिए हमें कहीं से कोई उदाहरण कुछ और हमें जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही शब्द को बोला जाता है हमें पता होता है कि बात किसकी की जा रही है, क्योंकि अब चांद के लिए चांद शब्द रूढ़ है, पका हुआ है, और यहाँ पर कमल के फूल के लिए कमल शब्द रूढ़ है। उसी प्रकार सूर्य के लिए जो सूर्य शब्द है वो रूढ़ है। तो ऐसे वाचक शब्द वो किसको कहते हैं, जो रूढ़ हैं, सीधे हैं, सरल है और लोक प्रचलित है, और जिसका अर्थ समझने के लिए हमें दिमाग पर जोर नहीं देना पड़ता, या सूर्य कहने के बाद हमारे दिमाग में चांद नहीं आता, सूर्य ही आता है, या फूल नहीं आता, सूर्य ही आता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, वाचक शब्द कहेंगे। इसके बाद दूसरा भेद है लक्षक शब्द। लक्षक शब्द का अगर परिभाषा हम देखें तो जो शब्द अथवा शब्द समूह अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्षणों के आधार पर अपना अर्थ प्रकट करें उसे लक्षक शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, लक्षण, यानी हम किसी की अगर बात कर रहे हैं तो लक्षणों को ध्यान में रखकर हम बात कर रहे हैं, सीधी बात नहीं कर रहे। वाचक शब्द में सीधा अर्थ प्रकट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट होगा। जैसे उदाहरण देखिए, सीता गाय है। अब सीता किसी लड़की का नाम है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना उसके 2 सींग है, एक उसके पूंछ है, या उसके 4 पैर हैं, ऐसा तो नहीं है। सीता किसका नाम है, लड़की का नाम है, लेकिन गाय है, यानी उसमें गुण कैसे हैं, गाय के गुण कैसे होते हैं, वो सीधी स्वभाव, सरल स्वभाव की होती है। तो हम कह सकते हैं सीता तो गाय है, यानी वो बहुत सीधी है, वो सरल है, उसका स्वभाव बहुत ही शांत है। तो यहाँ पर लक्षण किसके बताए, गाय के बताए, लेकिन किसके लिए बताए, गीता के लिए बताए। तो गीता के गुणों की विशेषता है, गीता के स्वभाव की विशेषता है कि उसका स्वभाव कैसा है, गाय के समान है। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, सोहन गधा है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा भी, ये वही बात फिर से आ गई, ऐसा तो नहीं है ना कि सोहन के 2 सींग है, 2 कान है, 2 पैर है, ऐसा कुछ तो नहीं, बल्कि सोहन का स्वभाव कैसा है, गधा कैसा माना जाता है, या तो बहुत ज़्यादा परिश्रमी माना जाता है, या बहुत मूर्ख के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं सोहन कैसा है, मूर्ख है, या सोहन कैसा है, गधा है। यानी गधे के जो लक्षण हैं वो सोहन के साथ उनका तालमेल बिठाकर सोहन के उसकी व्यक्तित्व की विशेषता को गधे के साथ बताया गया है, गधे के लक्षणों के साथ बताया गया है। तो यहाँ पर मुख्य अर्थ क्या है, मुख्य बात क्या है कि लक्षणों के आधार पर हम उसका अर्थ प्रकट करते हैं। गीता का लक्षण क्या है, गाय के समान, तो यानी गाय के लक्षणों के आधार पर हमने उसका अर्थ प्रकट किया। सोहन का स्वभाव कैसा है, गधे के समान, यानी गधे के स्वभाव के लक्षणों के आधार पर हमने सोहन के बारे में बताया। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो शब्द अथवा शब्द समूह अपने मुख्य अर्थ को छोड़ देता है और उसके स्थान पर लक्षणों के आधार पर अपना अर्थ प्रकट करे, वहाँ पर उसको क्या कहेंगे, लक्षक शब्द कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो शब्द है, शब्द का जो तीसरा भेद है वो है व्यंजक शब्द। अब देखिए व्यंजक शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्द अथवा शब्द समूह से व्यंग्यार्थ प्रकट हो अथवा अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अलग अर्थ ग्रहण करें उसे व्यंजक शब्द कहते हैं। यानी या तो वहाँ पर व्यंग्य रूप में अर्थ प्रकट हो, या फिर अपनी सुविधा के अनुसार हम उसका अर्थ ग्रहण कर लें, यानी जैसे हमें ठीक लगे। मान लीजिए मैं सुबह सुबह कहूँ कि 8 बज गए। अब सुबह के 8 बजने का सबके लिए अर्थ अलग अलग है। किसी को स्कूल जाना है 8 बजे, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को किचन में जाना है, किसी को दूध वाले से दूध लेने के लिए जाना है, किसी को ऑफिस के लिए तैयार होना है। यानी उस 8 बजे में जो कार्य जिसको करना है वो अपने कार्य के प्रति अग्रसर होगा, अपने कार्य के बारे में सोचेगा। यानी 8 बजने का अर्थ सबके लिए समान नहीं है। उसी प्रकार जैसे हलधर, हलधर क्या होता है, हल को धारण करने वाला। वैसे तो कौन है, बलराम, हम किसके लिए कहते हैं, बलराम के लिए। लेकिन बलराम के साथ साथ हल को कौन धारण करता है, किसान भी तो हल से जुड़ा है, यानी किसान भी तो हल को धारण करता है। और इसके साथ साथ जो बैल या सांड है वो भी तो हल को धारण करता है। हल को धारण कौन करते हैं, बलराम का
बलराम के साथ हम इसको जोड़ देते हैं, किसान के साथ भी हम जोड़ सकते हैं, बैल या सांड के साथ भी हम इसको जोड़ सकते हैं। तीनों ही हल से जुड़े हुए हैं तो तीनों के लिए हम हलधर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये व्यंग्यार्थ प्रकट कर रहा है, सीधे सरल स्पष्ट बात नहीं कह रहा। हमें देखना पड़ेगा कि क्या वाक्य बन रहा है, किससे जुड़ा हुआ वाक्य है और इससे हम क्या अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, उसी से व्यंजक शब्द की पहचान होती है। वो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो व्यंजक शब्द है वो सीधा सरल स्पष्ट अर्थ नहीं देता, ना ही लक्षणों के आधार पर अर्थ स्पष्ट करता है, बल्कि वो व्यंग्यार्थ प्रकट करता है और उसको हम अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे मान लीजिए मैं अगर कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई बात कर रही हूँ तो वहाँ पर अगर मैं हलधर की बात करूँ तो वहाँ बलराम आ जाएंगे। अगर मैं खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ या किसी अन्य उससे बात कर रही हूँ तो वहाँ पर किसान आ जाएगा, या फिर सांड का प्रयोग या बैल का प्रयोग मैं वहाँ पर करूँगी। यानी जो हम अपनी सुविधा का निर्धारण कर लेते हैं उसी क्षेत्र से संबंधित शब्द का हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं, या उसका अर्थ हम उसी क्षेत्र से जोड़कर निकाल लेते हैं। तो वो कौन से शब्द होते हैं, वो व्यंजक शब्द होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं या शब्द के कितने भेद होते हैं, उनकी व्याख्या, उनकी परिभाषा हमने की, उदाहरणों से हमने इनको समझने का प्रयास किया। हमारी जो अगली वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें हम शब्द शक्तियों के बारे में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि शब्द शक्तियाँ शब्दों पर आधारित है, इसीलिए आपको शब्दों के बारे में जानना ज़रूरी है। आने वाली जो मेरी वीडियो होगी उसमें हम अभिधा के, लक्षणा के और व्यंजना के बारे में जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा।